आदिवासी लोग हैं, उनका भी घर होता है। तो आज कैसे मन में आ गया कि चले क्लास कर लें? अच्छा, तबीयत नहीं ठीक, कोई नहीं, अब से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं छूटा आपका, 3-4 टॉपिक छूटा है, बस छठे तक का तो आपका कवर हो जाएगा, लेकिन अभी पूरा बचा है। समझिए मतलब अभी 2-3 टॉपिक इसमें पूरे बचे हैं। तो जो आया था वही बताया भाई, क्या क्या हो चुका है। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग नहीं आए थे, आप आए थे, बताइए कुछ बताए भी तो थे किसी हैं? इसे कैसे काम चलेगा आप बताइए, आप आए हैं? एक दिन का पढ़ाया था हम लोग, याद नहीं रहता, बताइए कैसे एग्जाम निकालेंगे आप लोग? हैं क्या? अरे फिर से बोलिए यहाँ पे। हाँ बस ठंड आज मुझे लगा कि कुछ ठंड कम है यहाँ। ठंड कम है। कल क्या क्या हो चुका? कोई नहीं आया। आर्थिक सुधार में हमने कुछ टॉपिक लिखवाया था। हाँ तो कौन कौन सा लिखवाया था बताइए। उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा विनियोग 2020। हाँ। MSME लिखवा बताए थे और कृषि और खाद्य। चलिए बताइए, सारे लोग आए थे। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लगभग मैं बहुत अच्छे से बताया, लिखवाया था। बताइए, और ये पहले का टॉपिक बताइए क्या है। कृषि प्रोसेसिंग मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट बताइए क्या होता है? यही नहीं पता तो कैसे लिख पाओगे बताओ। अच्छा ये बताइए, हमारे समझाने में कमी है कि आप लोगों के समझने में कमी है कि मतलब लापरवाही है? 3 में से क्या विकल्प है? लापरवाही जिसका कौन भुगतेगा? दोनों लोग भुगतेंगे, आप और हम दोनों। कोई क्लास में आएगा पूछेगा नहीं बता पाओगे, यही होगा कि टीचर पता नहीं क्या पढ़ा दिया। जैसे क्लास गर्म है और बंद होने की वजह से गर्म है। चलिए आप बताइए, आप तो आई थी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में पढ़ाया था उस टाइम किया, बताइए। जाने के बाद कभी नोट्स पलटे नहीं होंगे लगभग। अच्छा सच बात तो ये है कि जब क्लास आदमी नहीं आता तो उसको लगता है पढ़ाई लिखाई साइड में। मैं भी जब घर जाता हूँ तो पढ़ाई नहीं कर पाता, बैग में किताब ले जाते हैं वैसे वैसे पढ़ा जाता है, सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, टाइम नहीं मिलता, फिर आते समय ट्रेन में पढ़ते आते हैं, वही होता है। लेकिन ये सबसे बेकार आदत है, क्योंकि जीवन में अगर कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप आई थी ना? नहीं सर मैं आई नहीं थी, बट मैं बता सकती हूँ। हाँ बताइए। सर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हम फूड या किसी भी प्रोडक्ट में जो चेंज कर रहे हैं, एक चीज से दूसरे में ट्रांसफॉर्म, उसे भी हाँ फूड प्रोसेसिंग मतलब उस चीज को जो है, जो बैक्टीरिया होते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2-3 चीज होता है। पहली बात तो उसमें पैकिंग होता है। क्या होता है? पैकिंग होता है। ठीक, पैकिंग किस लिए होता है? इसलिए होता है कि जो प्रोडक्ट को ज़्यादा दिन तक चल पाए, प्रोडक्ट जो हो ज़्यादा दिन चल पाए, उसको अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो उसकी साफ सफाई की जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अभी मशरूम लेके आइए ना, तो मशरूम लेके आइए, खुले में रख दीजिए, खराब हो जाएगा। अभी उसको पैकिंग किया जाए तो कम से कम उसका जो है ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 3-4 दिन 5 दिन चलता है। कितने लोग मशरूम पसंद है खाना? कितने लोग मशरूम खाते हैं? अच्छा ये बताइए, मशरूम वेज है कि नॉन वेज? वेज है कि नॉन वेज? आप बताइए। नॉन वेज? आप बताइए, आप दोनों से तीनों लोग बताइए, मशरूम वेज है कि नॉन वेज है? और अंडा क्या है?
नॉन वेज अंडा वेज भी है, नॉन वेज भी। वेज कब है? जब उसको मुर्गी कुछ समय तक अपने संरक्षण में रखे, जब उसमें बच्चा आ जाए, ठीक है, तब वो नॉन वेज होता है। जब तक उसमें बच्चा ना आए, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत खाने के बाद उसमें आता है, तब तक वो वेज है, ठीक है। इसीलिए अंडा नहीं खाना चाहिए, सही बात है। तो फूड प्रोसेसिंग और क्या था टॉपिक? चलिए डिबेट वाली बात नहीं, अभी क्लास अभी 12 बजेगा तब चिल्लाना शुरू कर देंगे। क्लास पढ़िए पहले, इसके बाद वैसे क्लास नहीं है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग में पहली बात उसमें जो है क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल डाल के प्रोडक्ट को ज्यादा टाइम तक सुरक्षित करते हैं, ज्यादा टाइम तक सुरक्षित करते हैं। और एक बात और है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इसको उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका क्यों है? क्यों है? पहली बात तो उत्तर प्रदेश और बिहार रोजगार जो है, लेबर जो है सस्ता मिल जाता है, किसमें? सस्ते में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और बिहार कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य क्या है? कृषि प्रधान, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ ज्यादा स्कोप है। और एक बात और बताए कि कितना बताए थे एग्रीकल्चर में सेक्टर में कितने % लोग लगे? 65%। यही रेशियो लगभग बिहार का है। बिहार में भी सबसे ज्यादा, अगर बिहार को ग्रोथ कराना है तो वहां पे अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जगह जगह पे लग जाए तो बिहार में पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो रही टॉपिक, ये कल का टॉपिक था, ठीक, जो हो चुका था। आज आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ये नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। कौन से नंबर का टॉपिक होगा? 5वां या 6वां या 7वां? 6वां होगा ना, 6वां टॉपिक, ठीक है। क्या घर वाले नहीं समझ पाए, कभी वो बोले नहीं 21वां, ठीक है। कुछ आना चाहिए, कम से कम पूर्वांचल की कुछ भाषा तो हमसे सीख पाएंगे। जाते जाते कुछ तो देखे जाए, नहीं तो अपना लैंग्वेज ही देखे जाए। चलिए, ऊर्जा संसाधन देखिए, ऊर्जा संसाधन किसी भी राज्य या किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ऊर्जा ना रहे तो उस देश या उस राज्य की अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाएगी, जाएगी। ऊर्जा आज के समय में, ऊर्जा जो है सब, ऊर्जा में क्या क्या आता है? ऊर्जा बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा एक बात और बताइएगा, ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है कि नहीं? ऊर्जा को एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, एनर्जी जो है। और एक बात मैं एक दिन बहुत पहले बताया था, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है और ये ब्रह्मांड में घूम रहा है। अभी रिसर्च चल रहा है इस पे रिसर्च चल रहा है। अमेरिका में एक बार रिसर्च हो भी चुका है कि जो भी बातें आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती है, और आप लोग जो भी फोन पर बतियाए होंगे सब जो है रिकॉर्ड होगा। और कभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा कि जो सारे लोगों की बात को रिकॉर्ड करेगा। हिटलर क्या बोला था, गांधी जी क्या बोले थे, जो गांधी जी को आज कोट किया जाता है, तब उस टाइम गांधी जी को देखा जाए, गांधी जी क्या बोल के गए थे, जवाहरलाल नेहरू क्या बोल के गए थे, मनमोहन सिंह क्या बोल के गए थे, आप अपने फ्रेंड की चुगली क्या की थी, ये सब सारी बातें जो है इस ब्रह्मांड में घूम रही, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी वेस्ट नहीं होता, एनर्जी जो है बर्बाद नहीं होता, एनर्जी को सिर्फ एक से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझे? तो इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को एनर्जी सबसे मोस्ट फैक्टर है। और ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन? 2, एक नवीकरणीय, एक गैर नवीकरणीय।
क्या होता है? एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय में कौन सा आएगा और नवीकरणीय में कौन सा आएगा? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? बताइए। गैर नवीकरणीय में हमारा क्या कहते हैं, सोलर आएगा, बिजली आएगा, क्या कहते हैं, देखिए जो प्राकृतिक रूप से पहले तो ये बात समझ लीजिए, पहले ऊर्जा के ही बारे में चलते हैं, उस टॉपिक पे चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। पहले तो ऊर्जा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले ऊर्जा, बिजली कहाँ से मिलता है? बिजली कहाँ से मिल सकता है? कोयला से। अच्छा एक बात बताइए, कोयला एक बार खत्म हो जाए तो क्या दोबारा इसको बनाया जा सकता है? बने तो बहुत काफी लाखों करोड़ों साल लगते हैं। कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? जीवाश्म ईंधन आप लोगों को पता ही होगा कि जो जंतु, पेड़ पौधे आदि सब होते हैं, उनके सड़े गले से ये बनता है, ठीक है। और ये कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, भारत की बात नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र कहाँ है? वो हम उद्योग और उसमें पढ़ाए थे, उद्योग व्यापार में पढ़ाए थे कि कोयला कहाँ किस क्षेत्र में बनता है, कहाँ मिलता है। सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। और एक बात बताइए, कोयला का सबसे ज्यादा भंडार किस में है? कौन से एरिया में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? झारखंड। और वो कौन सा एरिया, उसको क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का कि गोंडवाना लैंड का भाग? सर छोटा नागपुर का पठार जो है गोंडवाना। ये एक बार विशेष क्वेश्चन में पूछा है कि कोयला का उत्पादन, कोयला का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड में कौन सा है? गोंडवाना लैंड का ही भाग। ठीक, तो समझ में आ रहा है? इसके पहले कभी क्लास किए हैं? नहीं किए? कोई क्लास पढ़े नहीं है? क्या पढ़े? अच्छा चलिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। ठीक, मन लगा के पढ़िए। कोयला हो गया, दूसरा क्या हो गया? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? अच्छा एक चीज इसमें बताइएगा, ये जो पेट्रोलियम होता है यहीं से तीनों मिलते हैं। ये ना समझिएगा कि मिट्टी का तेल जो उसको क्या बोलते हैं, कैरोसिन, वो अलग मिलता है, या फिर डीजल अलग से मिलता है, या फिर जो है पेट्रोल अलग से, या गैस अलग से। ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, बस उसके प्योरीफाई का स्तर अलग अलग होता है। क्या होता है? उसको रिफाइन करने का स्तर अलग अलग होता है। जो सबसे ज्यादा रिफाइंड होता है वो क्या होता है? पेट्रोल। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यही पेट्रोल जो सबसे मतलब एक्सट्रीम लेवल पे होता है, वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में भी यही काम करता है। क्या करता है वो? लेकिन सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। फिर उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद क्या होता है? पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद कैरोसिन, जो कि अब कैरोसिन बंद हो गया। कैरोसिन पहले मिलता था नहीं, और इसके लिए जो है कोटेदार एकदम बवाल कर देता था, लड़ना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, डब्बा फेंक देता था। कभी लगे नहीं लाइन? ऐसे कैसे फेंकेगा? पहले फेंक देता था, ठीक है। तो पेट्रोलियम के तीन सबसे अच्छे स्तर का क्या हो गया? पेट्रोलियम। फिर उसके बाद डीजल, उसके बाद क्या हो गया? कैरोसिन हो गया, ठीक है। और ये पेट्रोलियम जो है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम किस भाग से मिलता है? भारत के कौन से भाग से? पश्चिम। अब तटीय भाग की क्या नाम, गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, या फिर असम? सबसे ज्यादा अपतटीय भाग से मिलता है। कहाँ से? अपतटीय भाग, ठीक है। हाँ पश्चिम, हाँ अपतटीय भाग जो होता है वहां से, या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वो पढ़े होंगे, वहां से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? पेट्रोलियम सबसे ज्यादा वहां से मिलता है। भारत में
रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी पता है किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्री की है सबसे बड़ी रिफाइनरी। और वो कहाँ पे है? जामनगर की मतलब गुजरात में गुजरात के जामनगर में। और वहीं पे जो है उनकी शादी का ऑर्गेनाइज हुआ था। किसका? हाँ। तो ऊर्जा के दो तीन संसाधन, पहले क्या हो गया? कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा क्या हो गया? अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है और किस चीज का यूज होता है? सबसे ज्यादा कोयला का यूज होता है बिजली बनाने में। किसमें? बिजली बनाने में सबसे ज्यादा। अब क्यों यूज होता है तुम्हें पता है? अब नहीं चलती, लेकिन कोयले का यूज इसलिए होता है। देखिए एक बात होता है, ये जो सौर ऊर्जा होता है और एक कोयले का ऊर्जा, तीन चार ऊर्जा होते हैं। एक पानी से बिजली पैदा किया जाता है, ठीक है, देख लीजिए, पानी से, ठीक है, वायु या पवन से बताएंगे अभी पानी से कैसे बिजली पैदा किया जाता है, पवन से कैसे, विंड एनर्जी उसको बोलते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी। और एक होता है जीवाश्म, हाँ जीवाश्म, जीवाश्म ऊर्जा। देखिए कोयले से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलने के पीछे का कारण ये है कि इसको जो है आसानी से जो है ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, आसानी से ऊर्जा उत्पन्न इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अगर आप कोयला, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोयला सबसे ज्यादा भारी मात्रा में कोयला लगता है और बहुत कम मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। ज्यादा मात्रा में कोयले का यूज किया जाता है, कम मात्रा में जो है बिजली का उत्पादन होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन और ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा खतरा होता है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? कोयले से। क्यों होता है? क्योंकि वहां से क्या निकलते हैं? कार्बन निकलता है, जो क्या करता है? ओजोन जो परत है उसको क्या करता है? ओजोन डिप्लेशन पढ़े इन्वायरमेंट, उसमें पढ़े होंगे इन्वायरमेंट के बारे में। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन ओजोन लेयर का क्षरण होगा, ओजोन लेयर का। तो क्या होता है कि जब ये कार्बन जाता है तो ओजोन लेयर का क्षरण होता है। अच्छा ओजोन लेयर का क्षरण हो जाए तो उससे क्या नुकसान है? जो यूवी रेज होता है वो डायरेक्टली जब आएगा तो लोगों को जो है स्किन कैंसर होने का खतरा। और एक बात और, जीन में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? जीन में परिवर्तन हो सकता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा स्किन कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा है। मास्क लगा के कहीं बैठिए, कौन सा यहाँ सवाल है? क्या दिक्कत है? अच्छा जुकाम तो मुझे भी है। तो ये जो है सुनिए, बिजली का सबसे अच्छा स्रोत तो माना यही जाता है कोयला, ठीक है, इससे बिजली आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है खर्चा ज्यादा आता है, ठीक है, खर्चा ज्यादा आता है। और एक बात और है, भारत को कोयला का क्या करना पड़ता है? आयात या निर्यात। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले, हमारे ख्याल से 7 या 8 महीने पहले, भारत में कोयला का क्राइसिस आ गया था, सुने थे नहीं? और बिजली में भी कई सारे स्टेट में ऐसा था कि बिजली कटौती हो गई, बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से जो है धीरे धीरे भारत किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा पे जा रहा है। किसपे? नवीकरणीय ऊर्जा पे जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का फायदा है और डिमेरिट है। फायदा यह है कि इससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। टॉपिक वही है, मैं टॉपिक से हट के नहीं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के ही बारे में बात कर रहे हैं। अभी कुछ लिखिएगा ना, लिखवाएंगे, समझ लीजिए। कार्बन उत्सर्जन इससे कम होता है। किससे? जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे पानी से जो बिजली कैसे पैदा करते हैं, कोई बता सकता है? पानी से बिजली कैसे पैदा करते हैं? बांध जानते हैं नहीं? जो डैम बनाया जाता है, तो एक बात और ध्यान दीजिए, डैम बनाने से भूकंप भी आता है, पता है कि नहीं? इसीलिए बहुत सारे लोग जो है डैम बनाने के विरोध में रहते हैं। डैम जो बनता है उसके आसपास एरिया में डैम बनाने से 2-3 खतरा है। एक तो पहली बात तो भूकंप, और दूसरा सबसे ज्यादा भूकंप तो आने का खतरा होता ही है,
दूसरी बात, वहां से आबादी को विस्थापित होने का खतरा होता है। ठीक है, जहां भी डैम बनेगा वहां जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं उनको वहां से निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, तो क्या प्रवासन का खतरा होता है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा मतलब पानी से ये कैसे बनता है कभी पता है आपको? वैसे मैं प्रैक्टिकल नहीं देखा हूँ, पढ़ा हूँ कैसे बनता है। हाँ, उसके जो टरबाइन होता है, टरबाइन होता है, और जब उसके पानी गिरता है तो टरबाइन की जो पत्तियां होती हैं वो चलती हैं। क्या होती हैं? चलती हैं। उससे एनर्जी जो है क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? नहीं समझना, नहीं समझना। हाँ, एनर्जी जो है रिलीज होता है। ठीक है, मतलब बिजली उत्पन्न होता है और उस बिजली को एक मोटर के माध्यम से जो है सप्लाई किया जाता है। बात समझे कि नहीं? और आता है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। अच्छा, पवन ऊर्जा में भारत में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है पवन ऊर्जा के उत्पादन? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप पकड़ लेंगे। राजस्थान। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो पकड़ लेंगे पवन ऊर्जा। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा तटीय वाला राज्य कौन सा जिसका कोस्टल सबसे ज्यादा है? कोस्टल एरिया गुजरात। तो पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा कौन सा है? गुजरात। और जो आप कह रही हो सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा है राजस्थान। सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा कौन है? राजस्थान। पवन ऊर्जा में कौन सा है? गुजरात। अच्छा, गुजरात में जो है पवन ऊर्जा कैसे बनता है? आप देखे होंगे जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पे क्या करते हैं? वो लगाते हैं, पंखा टाइप का होता है। वो जो पंखा चलता है ना, पवन चक्की, हाँ सॉरी, पवन चक्की सही है। जो पवन चक्की होता है जब वो चलता है तो वहां से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक को जो है फिर सर्कुलेट किया जाता है इधर उधर। बात समझे? कोयला वाला समझे, कोयला एनर्जी। फिर उसके बाद वाटर या हाइड्रोजन एनर्जी समझ में आया। दूसरी बात पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में पता है। अब तीसरा आता है जीवाश्म। ये आपके इस समय सबसे ज्यादा इसको माना जा रहा है, जीवाश्म। कैसे? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे जो खाना वेस्ट हो जाते हैं, खाना वेस्ट हो जाते हैं उससे बिजली पैदा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खाना जो वेस्ट हो जा रहा है और भी जो क्या नाम है, गन्ना जो नहीं है, गन्ने का वेस्ट, तो उन सबसे क्या कर रहे हैं? एनर्जी जो है एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? अब वो कैसे कर रहे हैं वो मैकेनिज्म उन लोगों को पता है। ठीक है, मैकेनिज्म उनको पता है। तीसरी बात आती है सौर ऊर्जा, जो इस समय भारत सबसे ज्यादा इसी के फेवर में, इसमें सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के पक्ष में इसका फायदा तो है ही है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इस टाइम धूप नहीं निकला है, सौर ऊर्जा काम नहीं करेगी। हाँ, ये इसका नुकसान है। और एक बात और, जितना भारत को बिजली की आवश्यकता है, जितना भारत को बिजली की आवश्यकता है उतना यह बिजली पैदा नहीं कर पाता। उतना सौर मतलब सौर ऊर्जा, सोलर पैनल उतनी एनर्जी जो है पैदा नहीं कर पाते। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तो बहुत कर रहा है भारत सरकार सपोर्ट तो बहुत कर रहा है, लेकिन लोग अभी इसके प्रति जो है अग्रसर नहीं। अभी आप देखिए सरकार जो है इलेक्ट्रिक बाइक पे जो है क्या करता है? फ्री देता है। क्या करता है? उस पर जो टैक्स लगते हैं, बहुत सारे टैक्स पे छूट देता है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक बाइक है, किसी के पास इलेक्ट्रिक बाइक आप लिए होंगे तो उसमें छूट मिला हो, सब्सिडी मिला। क्यों? क्योंकि जो है उससे पहली बात तो ग्रीन कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अभी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। क्या है? अभी बहुत सारे यहाँ कहीं आसपास चार्जिंग स्टेशन है नहीं। तो इस वजह से पता चले आपको 200 किलोमीटर जाना है, रास्ते में कहीं हो गया कहानी खत्म, उसके बाद लेके अपना पैदल लेके जाइए। लेकिन पेट्रोल और डीजल और चीजों में क्या है? समस्या नहीं है। आप जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, जाइए आप पेट्रोल भराइए, दौड़िए जहां मन करे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में समस्या ये है कि यहाँ पे अच्छा सरकार जो है कई सारे सब्सिडी भी दे रहा है, जैसे किसानों को सपोर्ट कर रहा है, सौर पंप दे रहा है। सौर पंप किस योजना के तहत सौर पंप दिया था? मैं पढ़ाया था, बताइए। सौर पंप किस योजना के तहत दिया? नहीं बता पाएंगे? एक दिन में सबको मुर्गा बनवा दूंगा, सच बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। पूरे क्लास को एक मुर्गा बनवा दे। बताइए, जो जिस लायक होगा, मुर्गा या मुर्गी, जो जिस लायक बनने योग्य होगा। सौर पंप किस योजना के तहत सरकार दे रहा है? जो बता दिया
उसका सारा जो है आज के बाद 2-3 क्वेश्चन नहीं भी बता पाएगा तुम आप किस योजना के हैं? कौन बता सकता है? आप बता सकते हैं? क्लास आई थी आपका? अच्छा, क्या चोट लग गया? कहाँ से देख के बताया? पढ़ाया नहीं आप? नहीं पढ़ाया तो मैं पीछे से चीटिंग कर। कुसुम योजना कौन सा? कुसुम। ये कुसुम योजना जो था इससे क्या दिया गया? सौर पंप दिया। क्यों दिया गया? जिससे खेतों में पानी तो ठीक है भाई, लेकिन जिससे डीजल को खपत कम किया जा सके, डीजल बचा रहे। पता चले आपके लड़के का लड़का पता चले उसके पास पेट्रोल और डीजल ही ना रहे तो यही चिल्लाएगा कि हमारे पापा मम्मी जो है सारा पेट्रोल खर्च करके चले गए और हमको साइकिल से घूमना पड़ रहा है। इसलिए जो है बचा के रखें। तो सौर ऊर्जा का डिमेरिट ये है कि इसमें जो है अगर सनलाइट नहीं रहा तो एनर्जी नहीं बन सकती, मतलब बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता। और उत्पादन मान लीजिए जो भी स्टोरेज है इस टाइम कहीं सौर पैनल काम कर रहा हो, धूप नहीं निकला है फिर कहानी एकदम खत्म है। इसीलिए इसका ये डिमेरिट है। सरकार इसके लिए एक योजना भी चलाई थी सौर पार्क। उसके लिए क्या क्या बताया था? सौर पार्क पढ़ाए थे सरकार ने क्या क्या छूट दिया था सौर पार्क लगाने के? देवी जी देवता लोग थोड़ा सा पढ़ा करते आ रहे हैं, बताइए। स्टाम्प पे छूट दी, सब्सिडी दे रहे थे और वहां पे जो बिजली की जरूरत लगती उस पर भी छूट दे रही थी सरकार। ये सब प्रोत्साहन दे रहा था। बाहरी कोई आता जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या कर रहा था? बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने परसेंट स्टाम्प छूट था? कितने परसेंट? 100%। ठीक। तो सौर ऊर्जा प्लांट का सबसे फायदा यह है कि ये कार्बन उत्सर्जन कम करता है और एक सबसे बेहतरीन चीज कि ये बहुत कम पैसे में इसका बिजली उत्पादन होता है। किसमें? कम पैसे। ठीक है। जहां आप बिजली, यहाँ बिजली कितने रुपए यूनिट है? 4 या 5 रुपए यूनिट होगा, 7-8 चलिए जो भी आपको। लेकिन ये जो है आपका 1 से 2 रुपए यूनिट आएगा। कितना आएगा? 1 से 2 रुपए यूनिट खर्चा पड़ेगा अगर ये होगा। इसीलिए सरकार इस पे ज्यादा जो है फोकस कर रहा है। और कार्बन उत्सर्जन, कार्बन न्यूट्रल का भारत का लक्ष्य कितना है? कल एक लड़का बताया था, बैठका था 2027 कहाँ पढ़े? 47 की 70? उसने कल गलत बताया था। 2070। चाइना का कितना है? चाइना का कार्बन उत्सर्जन का 2070 है, 47 कार्बन मतलब न्यूट्रल होने का 2070 है, 47। चाइना का 60। चाइना का कितना है? 60। ठीक है। तो ऊर्जा किन किन माध्यमों से मिलता है, ऊर्जा का क्या उपयोगिता है, ऊर्जा का क्या इंपॉर्टेंस है एनर्जी का, ये बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया? थोड़ा लिखने में अब हाथ को थोड़ा सा दुख दीजिए, हाथ को थोड़ा दुख दीजिए भाई। लिखिए। अच्छा एक चीज और, ये जो ग्रीन एनर्जी होता है, ठीक है, सौर ऊर्जा से, इसका नोडल एजेंसी कौन सा है? कल मैं बताया था और कल आप ही शायद पूछी थी कि ये क्या होता है। यूपीडर जो है ये नोडल एजेंसी है। किसका? ग्रीन एनर्जी का, जो सौर ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है, इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है। सौर ऊर्जा से फायदा बहुत है, सच में फायदा बहुत है, लेकिन वही है कि अब ऐसे पीलीभीत जैसे शहर में तब तो कहानी खत्म। एक यहाँ कितने दिन ग्रुप नहीं करता भाई साहब, आप लोग बड़ी आप लोग बड़े हिम्मती हो, इतने ठंडी में आप लोग रह पाते हैं। सही है।
यहाँ के लोग जो है वाइन खूब पीते होंगे, पीते ही नहीं वाइन मतलब नहीं ठंडे प्रदेश में लोग दारू ज्यादा प्रेफर करते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं। चाय सही है। चलिए चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, ऊर्जा परिदृश्य उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य देखिए, आजादी के वक्त से प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र काफी तेजी से, आजादी के वक्त से प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ा है, समझाने में ज्यादा टाइम चला जाता है तो लिखवा नहीं होता, आगे बढ़ा है, जिसके चलते राज्य में कृषि और उद्योग सेक्टर का, जिसके चलते राज्य में कृषि और उद्योग सेक्टर का भी काफी तेजी से विकास संभव हो सका, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो नए इंडस्ट्री लग रहे हैं, तो अगर नया इंडस्ट्री आप प्लांट लगा रहे हो ना, तो अगर आप जो है ग्रीन मतलब सौर ऊर्जा पे डिपेंड होना चाहते हो तो सरकार उसके लिए आपको काफी सारा छूट दे देगी, ठीक है। अगर आप जो भी अपना इंडस्ट्री लगा रहे हो, ठीक, अगर इंडस्ट्री का अपना सारा बिजली का उत्पादन आप सौर ऊर्जा से पूरा करना चाहते हैं तो सरकार आपको सपोर्ट करती है। सरकार क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है। अभी बहुत सारे देखिएगा, इधर कहीं सौर पार्क है नहीं, कुंडा साइड में है, यहाँ कहीं आपने देखा सौर पार्क? अच्छा, सौर पार्क देखेंगे आपको? नहीं देखे। जैसे सौर पार्क क्या होता है, एक फील्ड होता है, ठीक है, उसमें फूल पत्ती नहीं लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें सौर पैनल ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे 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 पैनल लगे रहते हैं। क्या हुआ? हाँ, वीडियो। तो सौर पैनल लगा होता है, ठीक है, और वहां से एक जो है मेन होता है, वहां से उस मतलब तार जुड़े रहते हैं, ठीक है, और उस तार के माध्यम से एक जगह एनर्जी स्टोर होता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जगह जो है। जैसे आपको बताएं कि जो इलेक्ट्रिक आता है, ये मोटे मोटे तार देखेंगे कभी सड़क के साथ ऊपर से जो जाता है टावर के टाइप का, उससे डायरेक्ट आप एनर्जी नहीं दे सकते, पता चले लेंगे तो खा लेंगे। उसमें एक देखिए कंट्रोलर भी ऊपर लगा रहता है, अगर ना लगा रहे ना तो बस को उठा लेगा वो। कभी देखिए उसके नीचे जाइए, एकदम अजीब सा गनगनाहट की आवाज आती है, देखें इतनी एनर्जी उस पर फ्लो होती है, तो उसको कहीं ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो उस एनर्जी को डायरेक्ट कोई सिर्फ कंपनी यूज ही कर सकता है, इंडस्ट्री, बाकी आप घर में लगा दें तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। मैं बताऊं, मेरे घर में एक लोग थे और एक मतलब उनका लाइट से, मतलब मेरी चचेरी बुआ लगती थी, लाइट से उनका डेथ हो गया। गांव में एकाएक बहुत तेजी के साथ बिजली आया, वो चार्जर गई लगाने और चार्जर उनके हाथ में चिपक गया और ऑन द स्पॉट 5 मिनट में उनका डेथ हो गया था। 5 मिनट। तो ये होता है, एनर्जी आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, ये जो है एनर्जी आने से, बिजली के उत्पादन से, जैसे कृषि क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिला और उद्योग सेक्टर में, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक लिखिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ब्रैकेट में SEEI 2023 के अनुसार 15 भारतीय राज्यों में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, 15 भारतीय राज्यों ने
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, सूचकांक 2021-22, 2023 है, ठीक है। रिपोर्ट आया था 2021 और 22। 2021-22 में क्या है की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया, विशेष रूप से 4 राज्य की तुलना में अपने स्कोर में, अपने मतलब एनर्जी के लेवल में सुधार किया, स्कोर में सुधार किया। विशेष रूप से 4 राज्य, विशेष रूप से 4 राज्यों में कौन सा है? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने 21-22 के सापेक्ष 10 अंकों से अधिक का सुधार करते हैं। ने 21-22 अंकों से अधिक सुधार करते हुए प्रगति की। देखिएगा पैराग्राफ चेंज करते हैं। वित्त वर्ष 2012 में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 400 किलोवाट, 450 किलोवाट 2012 में प्रति व्यक्ति, मतलब इसका मतलब समझिए, जैसे एक व्यक्ति जो है ऊर्जा की खपत कितना करता है? 2012 में 450 किलोवाट ऊर्जा यूज करता था विभिन्न माध्यमों से, जैसे मोबाइल से, ठीक है, टीवी से, पंखा से, ठीक। मतलब एक व्यक्ति का है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति का। तो ये बढ़ के अब ज्यादा हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कहीं न कहीं फायदा है, नुकसान भी है। किसी भी देश की ऊर्जा की मांग अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? देश गर्त में जा रहा है कि आगे जा रहा है? देश प्रोग्रेस कर रहा है। क्या है? अगर ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो देश क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। देखिए 450 किलोवाट से बढ़कर 2021-22 में 663 किलोवाट तक पहुंच गई, 663 किलोवाट तक पहुंच गई। ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। यद्यपि उत्तर प्रदेश की विद्युत खपत राष्ट्रीय औसत लगभग 1255 किलोवाट घंटा। अच्छा ये बताइए, एक यूनिट का कौन निकाल देगा? कौन निकाल सकता है? ये क्वेश्चन आता है, कौन निकाल सकता है बताइए? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर एक यूनिट का निकालना है, एक यूनिट कितना रुपया खर्च हो रहा है, एक यूनिट का दाम कितना होगा, कौन निकाल सकता है? कोई बल्ब अगर मान लीजिए 100 वाट घंटा चला, ठीक है, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? कितना है? निकालिए। पढ़े नहीं? वो फार्मूला पता है? साइंस बैकग्राउंड से कोई है? आप है ना?
कैसे निकालते हैं? सर मैं ZBC से हूँ तो फिजिक्स मेरे पास नहीं थी। चलिए कोई नहीं, ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, टेंशन ना लो, ये नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा। क्या एक यूनिट का जो है पैसा होता है, हाँ वो आएगा, लिखने दीजिए क्वेश्चन। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 1255 है राष्ट्रीय औसत, मतलब भारत का एक व्यक्ति का ऊर्जा खपत कितना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का कितना है? अभी तो लिखवाए हैं हमारा 1250 भारत का, और उत्तर प्रदेश का, भारत का सही है उत्तर प्रदेश 663। कहाँ ध्यान? 663। ठीक, ब्रैकेट में लिखिएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 से काफी नीचे। वित्तीय वर्ष 1255 लिख लिए ना, ब्रैकेट में लिखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से काफी कम। ठीक, अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके अगला लिखिए। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक, यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट बताएंगे जो आपको आरओ में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। कुछ ऐसा फैक्ट बताएंगे जहां आरओ में यहां से श्योर क्वेश्चन आता है। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मिनीरत्न, मिनीरत्न कितने कंपनियां हैं? कौन बता सकता है? 16। किस दुनिया में? किस दुनिया में? महारत्न कितने हैं? अभी रिसेंट में महारत्न बढ़ी है कंपनी, बताइए महारत्न कंपनियां कितनी? एक बार बीच में क्वेश्चन गया था, महारत्न पिछली बार भी आया था, महारत्न कंपनियां कितनी बड़े होती है? महारत्न कंपनियों को कुछ छूट होता है, वो शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा, शेयर मार्केट से डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। 13 है 14 अभी रिसेंट में ये कौन सा बड़ा है? और मीडियम कितनी है? मिनीरत्न जो है 25 है, अभी रिसेंट में 4 है मिनीरत्न। ठीक, तो इनके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। महारत्न कंपनियां मिनी, और ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, हो सकता है ज्योग्राफी का पढ़ाते समय, ये वैसे कॉमन टॉपिक है। सही बात तो ये है कि ये आपका ज्योग्राफी का भी है और इकोनॉमिक्स का भी है, जो जहां जो पढ़ा दो। इसके लिए इसका क्राइटेरिया आता है कि कौन सी महारत्न कंपनियां दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, महारत्न कंपनियां बनने से पहले मिनीरत्न कंपनियां होना आवश्यक है। अगर आप मिनीरत्न में रजिस्टर्ड हैं तभी महारत्न कंपनी बन सकता है। मिनीरत्न और नवरत्न भी होता है। ठीक, चलिए लिखिए आगे। महारत्न कंपनी क्या होती है? महारत्न कंपनियों को जो है उनका टर्नओवर जो है 5000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 5000 से ज्यादा होना चाहिए टर्नओवर। कितने में? पिछले वित्तीय वर्ष 3 साल में। और उनके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि वो शेयर मार्केट से डायरेक्ट पैसा ले सकती है, शेयर मार्केट में अपना पैसा, वो शेयर मार्केट में जा सकती हैं, उनको कुछ छूट होता है, वो डायरेक्ट किसी से पैसा ले सकती हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये फायदा होता है। उनका टर्नओवर ज्यादा होता है। लिखिए आगे, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मिनीरत्न, श्रेणी 1 और अनुसूची श्रेणी ए, मिनीरत्न, श्रेणी 1 और अनुसूची ए केंद्रीय उद्यम SJVN, केंद्रीय उद्यम SJVN लिमिटेड ने, SJVN ये सब आप जब लिखिएगा तो ये सब जरूर फैक्ट इसमें लिखिएगा।
SJVN लिमिटेड ने फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में, ये आपका करंट का भी है और ये आरओ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अपने 50 मेगावाट के जुराई, अपने 50 मेगावाट के गुजराई, ठीक, गुजराई और ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। ये गुरजाई हमारे ख्याल से कोई कानपुर में जगह है, ठीक है, वही 50 मेगावाट, कितना सफल वाणिज्य संचालन शुरू किया, ठीक है, ठीक। पैराग्राफ चेंज करके आगे से लिखिएगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले एक दशक में, उत्तर प्रदेश ने, एक दिन आप लोगों का जो है आंसर राइटिंग का टेस्ट लेंगे और मेंटली प्रिपेयर रहिए और जितना पढ़ाए सबका देंगे, 10 क्वेश्चन देंगे, बता के नहीं देंगे। सर पहले बता देना। नहीं, ये तो नहीं बताएंगे, टेस्ट मुझे पता है कितने आप लोग ईमानदार, भाग जाओगे आओगे। अरे नहीं सर, मतलब टॉपिक बता देना। नहीं, टॉपिक तो नहीं पता सर, टॉपिक बताना नहीं मत आना, कोई पकड़ के थोड़ी ले आएगा घर से। घर से आपको उनको नंबर पता है, इनके मम्मी नंबर पता है, फोन कर दीजिएगा, ये टेस्ट देने नहीं है। हाँ, एक दिन टेस्ट होगा सच में, 10 क्वेश्चन आपको देंगे। अरे सर टॉपिक बता दो ना। हाँ, टॉपिक बता दो, टेंशन मत लो। 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और आप लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। और एक बात और, मेरे तरफ से खुला इनाम है, मेरे तरफ। अरे सर इनाम रहने दो, मेरे तरफ से, सीरियसली बता रहा, मजाक नहीं। सर इनाम मेरे तरफ से, वो मेरे जेब से पैसा सर इनाम रहने दो, टॉपिक बता दो। नहीं, टॉपिक मेरे तरफ से पैसा जाएगा। 10 क्वेश्चन में जो 8 क्वेश्चन सही लिखेगा, 8 क्वेश्चन, उसको जो है मेरे तरफ से पैसा, या आप कहिए जो कहिएगा, अगर आप कहिएगा, लेकिन मेरे तरफ से 500 रुपए इनाम रहेगा, 500, वो मेरे जेब से जाएगा, अभ्युदय तरफ से नहीं जाएगा। हाँ, टाइमिंग आपको बताएंगे। टाइमिंग जैसे 10 क्वेश्चन है, स्वाभाविक से 20 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक, 10 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा। सर टॉपिक बता दो। टॉपिक बता दें, 500 रुपया। और एक बात और ध्यान दीजिए, सबको नहीं देंगे भाई, ऊपर से एक व्यक्ति को मिलेगा, ऊपर से एक व्यक्ति को 500 रुपए मेरे तरफ से मिलेगा, चाहे वो गूगल पे ले ले, चाहे फोन पे ले लीजिए, जैसे भी, या कैश। लेकिन एक कंडीशन है, 8 क्वेश्चन उसका सही होना चाहिए, भूमिका, निष्कर्ष, बॉडी, कंक्लूजन, सारा। हाँ, एकदम परफेक्ट, तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन 10 रहेगा कम, जैसे 125 वर्ड में और आपका 200 वर्ड, 5 क्वेश्चन 125 वर्ड में और 5 क्वेश्चन आपके 200 वर्ड। सर एक करके ले लो, पहले 55 पेपर की ले लो ना, क्या मतलब एक करके ले लो, नहीं, 55 पेपर ले लो या फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट वही रहेगा क्वेश्चन। हाँ, अरे सर एक पेपर, हाँ, पेपर कंप्लीट हो गया, 5वां पेपर का ही, हाँ, 6ठा पेपर में हमें बहुत 500 रुपया देना पड़ जाएगा, 6 टॉपिक पढ़ाए, सबमिट डालोगे। सर 5वें पेपर में भी कंप्लीट। हाँ, 5वें पेपर में कंप्लीट से। और हाँ, एक बात और है, मैं क्वेश्चन का डिस्कस भी करूंगा, जब क्वेश्चन टेस्ट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन का बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, फिर से ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट मतलब क्या, जैसे फॉर्मेट लिखवाते हैं, क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊंगा कि भूमिका में आपको क्या डालना था, बॉडी में क्या डालना था, कंक्लूजन में क्या डालना था, 10 क्वेश्चन। सर ऐसे तो आप किसी का सही नहीं बताओगे, ऐसे तो आप सबके काट दोगे। 500 रुपए के लिए चीटिंग नहीं करेंगे, भरोसा रखो। सर 500 रुपए की बात नहीं, बात इसकी नहीं है। चलिए आगे लिखिए। उत्तर प्रदेश ने पिछले, थोड़ा सा मेहनत करके लिखिए,
ऐसा मास्टर मिलेगा नहीं, सही बता रहे हैं, जो इतना आप लोग पीछे पढ़ा करता है। नहीं सब पढ़ा के ऐसे निकल लेंगे, हम भी निकल लेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 दशक में बिजली का मूल्य में वृद्धि देखी गई। पिछले, हाँ सही है, मूल्य नहीं मांग, मूल्य के लिए मांग, क्योंकि मांग बढ़ी है बिजली का, ठीक है। और मैं बताया हूं कि मांग बढ़ने से क्या हिंट है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, ठीक है। लोगों के पास फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और ब्लोअर, और क्या एक आता है जिसमें वो पेटीज बनता है, खासकर तो शादी होता है लड़कियां लेके जाती हैं, हाँ माइक्रो, वो सबका डिमांड बढ़ा है। और अब यह देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 10वां हिस्सा है। अब यह देश की कुल बिजली आवश्यकताओं का 10वां हिस्सा है। हालांकि राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता धीमी गति से बढ़ी। स्वाभाविक सी बात है, लोगों का अभी जो है उतना रुझान नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति नहीं। ऊर्जा में धीमी गति, क्षमता धीमी गति से बढ़ी। उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को करने के मामले में, पूरा करने के मामले में उत्तर प्रदेश नवीकरणीय मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको ऊर्जा बार बार जनरेट किया जा सके, बनाया जा सके, मतलब वो नष्ट होने वाला नहीं होता है, उसको बार बार आप बना सकते। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में अन्य बड़े राज्यों से आगे अब अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 2022 के अंत तक ऐसे रिपीट करवाओगे तो फिर टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। प्रदेश में 2022 के अंत तक बिजली की कुल स्थापित क्षमता लगभग 29 गीगावाट थी। ठीक, चलिए एक चीज और जान लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। गांव में बिजली कितने घंटे मिलते हैं? देखिए गांव में 18 घंटे, ठीक है, नहीं गांव में 18 घंटे, और तहसील कस्बा जो होता है वहां पे जो है आपका टोटल मिलता है 20 घंटे, और जो मुख्यालय होता है, जो जिला होता है, वहां पे कितने घंटे? 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिएगा तब आगे बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में टॉपिक लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखवाएंगे। जो टॉपिक
समझ में आ जाएगा, उसको नहीं लिखवाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा लिखवा देंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र के मुद्दे, बिजली मुद्दे और समाधान। इसका फॉर्मेट जरूर बनाइए, क्योंकि हो सकता है पूरा आंसर ना लिखवाए इसका। बढ़ती मांग को पूरा करना, पूरा करना। दूसरा है वितरण संबंधी चुनौतियां। वितरण संबंधी चुनौतियां, ऊर्जा संरक्षण और दक्षता रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण और दक्षता रिपोर्ट, सीमित पारंपरिक संसाधन, सीमित पारंपरिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो कहिएगा लिखवा देंगे, नहीं गए समझ में आ जाएगा तो। पहला है बढ़ती मांग को पूरा करना। ठीक है, देखिए मांग को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ डिपेंड होना पड़ेगा। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए पहले पार्ट लिख लीजिए। लिख ले रहे हैं आप, चलिए कोई नहीं स्लो लिखिएगा तो फिर देख लीजिएगा, किसी देख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ हो गया? हो जाए तो बता दिया करो कि आराम फरमाने लगते हो। गजब कहानी। देखिए मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है बताइए। सरकार को सबसे बड़ा प्रेशर है 24/7 बिजली देना, 24/7 आवर बिजली देना। तो उसके लिए क्या करेगा, सारा एनर्जी कोयले के माध्यम से तो दे नहीं सकता, सारा बिजली कोयले के माध्यम से तो दे नहीं सकता। कोयले के माध्यम से देगा तो क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होगा। क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो उसको कहां कहां जाना पड़ेगा, नवीकरणीय सौर ऊर्जा, और क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा, और क्या हो सकता है, जीवाश्म ईंधन हो सकता है। एक कौन सा बताया थे लास्ट वाला, क्या था, जियोथर्मल। ठीक, जियोथर्मल। इन सबके माध्यम से 24/7 बिजली उत्पादन करने का प्रयास करेगा राज्य। क्या करेगा, राज्य करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आपको पता ही है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था, सड़क वड़क पे देखते थे आप लोगों के गांव में स्ट्रीट लाइट लगा है नहीं, लगा है, वो सारे स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा पैनल से चलते हैं सारे। और उसमें जो है एक बात और है, उसमें खास बात ये है, जिसका प्रधान का जो पेटेंट होता है उसी दरवाजे में लगता है, मेरे गांव में लगा है। ये बड़ी बात होती है, जो प्रधान का खास व्यक्ति होता है
प्रधान उसी के दरवाजे लगवाता है। क्या हुआ? ये मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भी गांव से हूँ, ठीक है, बेशक शहर में रहता हूँ। गांव के सारे एक्टिविटी मुझे पता है, गांव में क्या राजनीति होता है। पैसा आपको दीजिएगा 15 लाख, ठीक है, जिता दूंगा भाई, 15 नहीं जिता पाए 16 दूंगा। तो क्या है, गांव में अब जो है सरकार बिजली को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारे माध्यमों से, जैसे कोयले के माध्यम से, ठीक है, कोयला से बिजली उत्पादन करना आसान बेशक होता है, लेकिन यह कहीं न कहीं प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, दूसरी बात, सौर ऊर्जा से एनर्जी देगा। सौर ऊर्जा से मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है ज्यादातर ऊर्जा 24 घंटे देने का प्रयास करेगा इन सब माध्यमों से। और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने, बिजली की मांग क्यों बढ़ रही है, कभी आप ये सोचिए बिजली की मांग क्यों बढ़ रही है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा देखिए, आज की 10 या 15 साल पहले गांव में मुश्किल 4 से, मुझे खुद याद है भाई, 4 से 5 घंटे बिजली आते थे गांव पहले, मुझे खुद याद है जब हम छोटे थे उस टाइम 4 से 5 घंटे। रात में कभी बिजली आ जाए तो लगता था कि फिर कितना मस्त हो गया, लोग खूब चिल्लाते थे। और गांव में पीले पीले कलर वाली बल्ब होती थी, उसकी रोशनी एक अलग ही दिल को छू लेती थी, सच में, पीले कलर वाली। और गांव में अगर वो पीले कलर वाली बल्ब की रोशनी मिल जाए रात में तो लगता था कि यहाँ जन्नत है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। पहले लोगों के पास फ्रिज नहीं था, कूलर नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था। जैसे जैसे लोग संसाधनों का उपयोग नहीं, दोहन कह सकते हैं, जैसे जैसे लोग संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिए, वैसे वैसे बिजली का डिमांड बढ़ता चला गया। और जब बिजली का डिमांड बढ़ता चला गया तो सरकार जो है क्या किया, कोयले से धीरे धीरे और सब सारी चीजों पे ट्रांसफर होने लगा, कोयले से और सारी चीजों पे बिजली के लिए ट्रांसफर होने लगा, जैसे थर्मल एनर्जी और विंड एनर्जी, फिर उसके बाद सौर पैनल। यहाँ सबसे वो क्या किया कि बिजली को पूरा करने का प्रयास किया। बात समझे कि नहीं, कोई डाउट इसमें? जियोथर्मल ये वाला क्या है? जियोथर्मल ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जियोथर्मल अवशिष्ट पदार्थ, एक मैंने बताया नहीं आपको, देखिए अभी मुझे याद है, एक परमाणु एनर्जी होता है, ये भी समझ लीजिए, वो वहीं पे बताना चाहिए था जहां मैं बताया था। परमाणु एनर्जी, ये परमाणु एनर्जी जानते हैं क्या होता है? न्यूक्लियर प्लांट जो लगते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है इसमें? अच्छा, एक खास बात ये है कि इसमें जो है लागत बहुत कम होता है, और इसमें बिजली को कैसे उत्पन्न किया जाता है, किस माध्यम से, किस माध्यम? यूरेनियम का नाम सुनेंगे, यूरेनियम, यूरेनियम का यूज, किसका? यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा से एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे पहली बात तो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है परमाणु ऊर्जा, ये बताना वही था, लेकिन समझ लीजिए परमाणु ऊर्जा में उत्पादन के लागत में कम आता है खर्चा। क्या आता है? किससे? कोयले के एवरेज से। कोयले में सबसे ज्यादा खर्चा आता है, ध्यान दीजिएगा। कोयला से बिजली उत्पादन करना बेशक थोड़ा आसान है और मतलब कह सकते हैं भारी मात्रा में पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है खर्चा ज्यादा आता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा में कम यूरेनियम यूज करके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक ऊर्जा का माध्यम है, ठीक है, ये भी एक ऊर्जा का माध्यम है। और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जैसे अभी मैं बताया ना कि बहुत सारे जो खाना वेस्ट है, ठीक है, जो क्या गन्ना का जो वेस्ट होता है, इन सबसे भी बिजली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इन सबसे बिजली और गैस दोनों बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इन सबसे बिजली और गैस दोनों। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, भारत का लक्ष्य क्या, इथेनॉल पेट्रोलियम में कितना % मिलाने का? कितना %? 40 नहीं हो रहा है, 15%। कितना? 15% इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल मिलाने, ये भी एनर्जी का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल मिलाने से क्या फायदा होगा सरकार को या राज्य को? क्या फायदा होगा? मान लीजिए 15%, 75% उसको पेट्रोल की जरूरत है और 15% इथेनॉल। और इथेनॉल कहां से प्राप्त किया जाता है? इथेनॉल बताइए, धान जानते हैं नहीं? धान से, गन्ना से, ठीक है, और मक्के से, इन सबसे क्या होता है? इथेनॉल प्राप्त है। जो अवशिष्ट पदार्थ जो भोजन होते हैं सड़े हुए, वहां से भी इथेनॉल प्राप्त होता है। और इसको ध्यान दीजिए, इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से जो पेट्रोल भारत जो है विदेशों से जो आयात करता है, क्या करता है? विदेशों से जो मंगाता है,
उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। और भारत का जो बैलेंस शीट है, क्या बैलेंस शीट, राजकोषीय घाटा, उसको बांटने में भी थोड़ा सहूलियत मिलेगी। बात समझेंगे, सहूलियत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें हैं जिससे बिजली की मांग को पूरा किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? लिखवाना पड़ेगा कि लिख लेंगे? लिखवा ही देंगे, क्योंकि पता है मुझे आप लोग जो है ना कहेंगे, लेकिन कल का चीज आज नहीं बता पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग इतना अच्छे से बताया तो उसके बाद नहीं बता पाएंगे। चुल्लू भर पानी हमको लेके आना पड़ेगा। अब वितरण संबंधी चुनौतियां, ये सबसे ज्यादा वितरण संबंधी चुनौतियां क्या है? देखिए, वितरण संबंधी चुनौतियां ये है कि बिजली की चोरी। आप लोग देखे होंगे बिजली का कटिया बहुत लगाते हैं लोग, हैं? और कटिया लगाने की वजह से सरकार, आपको एक बात बताएं कि रिसेंट में 1 या 2 साल पहले की बात है, भारत में सबसे ज्यादा बिजली का बिल बकाया उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली का। कितने लोगों के घर में जो है बिजली का बिल नहीं जमा हुआ? ईमानदारी बात कर रहे हैं। कितने लोग पैसा मांगे? आपको बताएं, दूसरे नहीं, आप मुझसे ले लो, मैं अपनी भोपाल टाइप करने वाली बात नहीं, सीरियसली बता। मेरे गांव में एक समय ऐसा था, लोगों का बिल आता था 20,000 30,000, तो कहते थे आज मेरा 20,000 का चेक आया, 30,000 का चेक आया। ऐसे लोगों का बिल बाकी था, हमारा भी बिल बाकी था। लेकिन पहले क्या था कि गांव में लोग बिल नहीं जमा करते थे ज्यादा, ठीक है, मीटर लगा नहीं था स्मार्ट। क्या करते थे कि बिजली की चोरी करते थे। मेरे यहाँ खुद बता रहे हैं, दूसरे में मैं अपने यहाँ बता रहा हूँ। सन 2012 या 13 के आसपास मेरे यहाँ 50,000 बिल आया था। 50,000 गाँव, क्योंकि गाँव पे कोई रहता नहीं था, और बिजली, बात समझिए, कहानी नहीं बता रहा, ये बिजली चोरी से ही संबंधित है। मेरे गांव पे कोई रहता नहीं था, बिजली आता रहता था 50,000 तक पहुंच गया। मेरे पिताजी को अरेस्ट करने का मौका आ गया था, हैं? वो क्या बोलते हैं, वो कोई कटता आरसी कट गया था। बाद में फिर बिजली का सेटलमेंट हुआ तो जाके 26,000 रुपये जमा किया गया। 26,000 रुपये सेटलमेंट हो गया, अब तो कंटिन्यू जमा होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है बिजली जो आपको देता है उसमें सबसे ज्यादा बाधा वाला काम क्या है? बिजली चोरी। और बिजली चोरी को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? केबल का जो है पूरा क्या कर रहा है? पैक कर रहा है और अंडरग्राउंड कर रहा है। क्या कर रहा है? पैक कर रहा है और अंडरग्राउंड कर रहा है, और स्मार्ट मीटर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इन सब के माध्यम से बिजली की चोरी को कम किया जा सके, और लोगों की जितनी आवश्यकताएं हैं उतना बिजली उनको दिया जा सके। वितरण संबंधी सबसे ज्यादा चुनौती क्या है कि पहली बात तो बिजली की चोरी। बात समझेंगे? बिजली की चोरी, अगर बिजली की चोरी को, अब बिजली को वेस्ट किया जाता है। आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 100 वाट का बल्ब जलाते हैं। देखे होंगे आप लोग, गांव में 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, जो कि जरूरत नहीं। आप 10 LED जला सकते हैं, 10 LED उतने 100 वाट के बल्ब में जला सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब समस्याएं है ना। आप दोहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जरूरत है उससे ज्यादा आप दोहन कर रहे हैं चीजों का, वेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अगला है ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट देता है, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। ये रिपोर्ट जारी करता है कि किस राज्य में ऊर्जा की क्या स्थिति है, बोर हो रहे हैं तो लिखवा दो। ये जो है एक रिपोर्ट जारी करता है और ये बताता है कि किस राज्य में ऊर्जा की स्थिति क्या है, जितना यहाँ डिमांड है उतना सप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उतनी सप्लाई हो पा रही है। घड़ी देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं, इसका मतलब है ठीक। फिर अगली बात है सीमित पारंपरिक संसाधन। ये बहुत सीमित है पारंपरिक संसाधन, और पारंपरिक संसाधन सीमित होने की वजह से बिजली का उत्पादन कम। थोड़ा लिखिए, क्योंकि मैं देख लेता हूं, मुझे समझ में आता है कि आप लोग जो है इसीलिए लिखवा हैं। लिखिएगा, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छोड़िए, मेन टॉपिक लिखवाते हैं इसमें। लिखिएगा सीमित पारंपरिक संसाधन, यही लिखिएगा, और सब तो लिख ही लेंगे। बिजली की संरक्षण का नुकसान तो समझ में आ गया कि नहीं? चुनौती या नुकसान, कैसे नुकसान हो रहा है?
सीमित पारंपरिक संसाधन, देखिए सीमित पारंपरिक संसाधन ऊर्जा संसाधन, सीमित पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सीमित पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, उनका सीमित दोहन और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, उनका सीमित दोहन और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर चिंताओं आदि कारकों ने नव या नवीकरणीय, नव मतलब यही नव और नवीकरणीय, नव और नवीकरणीय लिखे, नव और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित, ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर, सरकार सीमित और निजी भागीदारी के आधार पर, अच्छा इसमें एक पॉइंट और बता रहे हैं, लिख लीजिए तो मैं बताता हूं। सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर, नहीं लिख पाए, सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर सौर कामापमन और बायोमास ऊर्जा में, सौर कामापमन बायोमास ऊर्जा में निवेश कर रही है, राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की है। इसको लिखवाएंगे बहुत अच्छे से। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए इसमें। जैसे अभी रिसेंट में आप लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे, आप ही जाने, यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए है सरकार जो है, यूपीपीसीएल जान रहे नहीं, उत्तर प्रदेश विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने का सोच रही थी। जितने कर्मचारी थे सब धरने लगे, क्योंकि इतना गमन किए थे लोग। बताएं कितने लोग ऐसे थे कि जिनका बिल जमा होता था पता ही नहीं चलता था बिल जमा हुआ नहीं जमा हुआ, उसके बाद बिल आता था। तो सरकार जो है इसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, सरकार बेचने जा रही है। लोग धरने बैठ गए, फिलहाल अभी कुछ समय के लिए रुका है, लेकिन आने वाले समय में ये प्राइवेट हो सकता है, ठीक है, आने वाले समय। तो इन सब माध्यमों से क्या करता है सरकार जो है, अच्छा सरकार की तरफ से कुछ पहल किया गया, सरकार की तरफ से कुछ पहल किया गया, क्या अभी तो नहीं, अभी तो टाइम कहा, अभी तो 1 ही घंटा पावर बैंक लगा था। चलिए देखिए अन्य पहले सरकार द्वारा क्या किया गया, अन्य पहल हाँ उसी में अन्य पहल। देखिएगा अन्य पहल के देख लीजिए कौन कौन सा है। विद्युत प्रवाह ऐप, विद्युत प्रवाह ऐप, विद्युत प्रवाह ऐप, दीप ऐप, दीप ऐप। उसके बाद है गर्भ ऐप 2। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप? ऊर्जा ऐप,
ऊर्जा है। राष्ट्रीय उजाला डैश बैकबोन, राष्ट्रीय उजाला डैश बैकबोन, डैशबोर्ड। ऊर्जा मित्र, ऊर्जा मित्र, ये कुछ सरकार द्वारा पहल किया गया, ठीक है, ये सरकार द्वारा कुछ पहल किया गया है। इन माध्यमों से बिजली के चोरी को, बिजली की खपत को, बिजली के मूल्य को, ये सारा इसमें है, समझ लीजिए। देखिए बिजली की चोरी को, ठीक, क्या क्या इसमें, बिजली की चोरी को, मूल्य को, ठीक, क्या होगा भाई? कैसे हो गया सबने आप? बिजली की चोरी को, बिजली के मूल्य को, ठीक, बिजली की उपलब्धता, इन सबको जो है इस ऐप के माध्यम से रेगुलेट करना, इन सबको बिजली की, और हाँ बिजली कनेक्शन में सुगमता, ठीक। ये जो विद्युत प्रवाह ऐप है, विद्युत, और उसके बाद क्या है, दीप, ये दीप ऐप है, ध्यान दीजिएगा, दीप ऐप, और गर्भ सेकंड ऊर्जा ऐप, और राज्य उजाला डैशबोर्ड, इन सब का समझिए भाई, मजाक मत, दिमाग खराब होगा अभी, फिर मजाक करें तो सीरियस रहे तो मजाक मत किया करें, ठीक है। इन सब के माध्यम से बिजली के क्या करना, बिजली की चोरी को रोकना, बिजली के मूल्य को मिनिमाइज कराना कि कोई ज्यादा बिजली का बिल ना ले पाए। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस समय बिजली में, बिजली उत्पादन में कई सारे प्राइवेट सेक्टर जो है बिजली उत्पादन कर रहे हैं, बिजली का वितरण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन बिजली वितरण कर रहा है प्राइवेट सेक्टर का, कौन बता सकता है? हाँ, अडानी और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। और इनका सेम वही कहानी है, मोबाइल में जैसे पैसा खत्म तो लाइट कट, वही है, अगर आपका बिजली का पैसा खत्म तो लाइट कट, हाँ। तो इन सब के माध्यम से जो है इन सब सारी चीजों को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये ऐप का नाम लिख लीजिएगा, जब आप पहले लिखेंगे तो सरकार का बस क्वेश्चन में बस इतना लिखना है कि सरकार इन विभिन्न पहलों के माध्यम से बिजली की चोरी, बिजली के कर को, बिजली की चोरी, बिजली के मूल्य और बिजली की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जो है इन सारे ऐप का माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, बात समझ में आया? अभी टाइम नहीं हुआ, ठीक है, अभी 1 घंटा हुआ, 12-11 बजे से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। क्या अभी कितने बजे, बताओ बताओ बताओ, कितने बजे से हुआ? सर 1:15 हो गया, उसमें बोल रही हूँ। हाँ, 1:15 हो गया, अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ। यही तो 10 दिन से तो यही कोई बोलने वाला नहीं, सांस भूल रहा है। ऊर्जा, अब कुछ और लिख लीजिए, ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव, ये तो ऐप था, सुझाव क्या क्या है? पहला है सुझाव, पारेषण लाइनों का विस्तार, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं पारेषण लाइन क्या होता है। पारेषण लाइन का विस्तार, ठीक। दूसरा है, लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा, विद्युत आपूर्ति में सुधार, विद्युत आपूर्ति में सुधार। फिर अगला है लाइन
हानियों में कमी लाना। कमी लाना, ठीक, लाइन हानियों में कमी लाना। क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि। क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि। वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि। वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दो। वैकल्पिक ऊर्जा क्या होता है, कौन बता सकता है, बताइए। अगर ये बात नहीं बता पाए तो इसका मतलब टॉपिक का कुछ नहीं समझ में आया। अगर ये बात नहीं बता पाए तो इसका मतलब अभी तक का जो पढ़े कुछ नहीं समझ। वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा मतलब ये होता है जो पारंपरिक रूप से, जैसे पारंपरिक रूप से आप कोयले से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये पारंपरिक जो है ऊर्जा का स्रोत। और एक होता है गैर पारंपरिक, जैसे जिस चीज जो परंपरा में नहीं आया, सिंपल सी बात है, जो परंपरा में नहीं। तो परंपरा में क्या नहीं था, सौर ऊर्जा नहीं था, ठीक है, और क्या है, और क्या नहीं था, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ठीक है, थर्मल एनर्जी हुआ, ये सब परंपरा में नहीं था, जिसको हमने बनाया है, ठीक। पारेषण लाइन का विस्तार, जो केबल होता है, ठीक, जो केबल होता है, ध्यान दीजिएगा, उस केबल को अंदर से भेजने से क्या होगा, पहली बात तो दो तीन चीज फायदा होगा। पहली बात तो बिजली जो नष्ट होता है, बिजली जो वेस्ट होता है वो कम होगा, ठीक है, बिजली जो वेस्ट होगा वो कम होगा। और दूसरी बात, बिजली की चोरी को रोका जा सकता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पता नहीं है कि नहीं अंडरग्राउंड है, बहुत सारे शहर इलाहाबाद में, दिल्ली में, जो बड़े बड़े शहर हैं या महानगर, वहां पे जितने भी लाइनें हैं वो ज्यादातर केवल जो अंडरग्राउंड है। हाँ, इससे फायदा भी है, इससे फायदा ये है, जैसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक करंट लगता है उससे बचेगा वो, ठीक है, जो कट्टा पिटता है उससे बचेगा। और पहली बात तो बिजली की चोरी से बचत होगा। क्या होगा, चोरी से बचत होगा। हर चीज की क्षमता होती है, उस तार की क्षमता, बिजली का फ्लो इतना है, आप उस पर कटिया लगाए फ्लो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगा ही। मान लीजिए उसमें 500 यूनिट बिजली जा सकता है, 500 यूनिट बिजली जा सकता है। कटिया नहीं समझ पाए, मछली मारे हो कभी, मछली मारे हो कभी, तब बताए कटिया मतलब क्या होता है। कटिया मतलब नहीं समझ, सर कटिया नहीं समझते क्या होता है कटिया मतलब, सर जिससे लाइट लेते हैं मतलब वो, जैसे सुनिए समझाते हैं, जैसे गांव में देखेंगे कभी गुच्ची फंसाते हैं, देखेंगे नहीं, हमारे यहाँ कटिया जो भी आपके यहाँ कड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कड़िया, हमारे यहाँ कटिया बोलते हैं, ठीक। और कटिया लगाना सही वर्ड है ही है, कड़िया नहीं है, ठीक है, कहीं आप देखिए कटिया ही लिखा है। तो जैसे तार होता है, समझिए कुछ भी हो भाई, समझ गए ना, भावना समझ गए ना, फिर क्या मतलब है। तो जो तार होता है उसमें क्या करते हैं लोग, ऐसे कटिया लगा देते हैं, ठीक। अब पता चले उस तार की क्षमता जो है 500 यूनिट है बिजली भेजना, आपने 1000 यूनिट का उस पर लोड लाद दिया है, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये सब क्या होता है, इन सबसे ये जो है छूट मिलता है, इन सबसे जो है बचत होती है। बिजली आपूर्ति में सुधार, स्वाभाविक सी बात है, बिजली आपूर्ति में सुधार करेंगे तो क्या होगा, जब लोगों की जितनी जरूरत है बिजली का, आप उतना बिजली, क्या बात कर रहे, दिमाग को मेरे गर्म मत करवाइए, क्लास खत्म होते होते, ठीक है, इतना तो पता है कि गुस्सा मुझे आता है बहुत है, जब मजाक के मूड में रहे तभी मजाक किया है, नहीं दिमाग गर्म हो जाता है तो फिर। सुनिए, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्वाभाविक सी बात है, सुनिए स्वाभाविक सी बात है, जितना आपको जरूरत है अगर उतनी बिजली मिल रही तो आप काहे के लिए चोरी करेंगे। आपको ऐसे सीधे एग्जाम्पल बताएं, आपको 500 रुपए आपका जेब खर्च है, आपको 500 रुपए रोज पापा मम्मी दिए जा रहे हैं, कहेंगे पापा पर्स मारो, जब पैसा नहीं मिलेगा 500 तो पर्स मारो। कितने लोग पर्स मारते हैं पापा का, चोरी की और नहीं, आप चोरी किए नहीं, पहले बताइए, आप समय पूछना, पैसा निकालिए नहीं,
आपसे मैं पूछूं नहीं निकाली। और कौन निकाला? मैंने बचपन में की, जो मार होती थी याद है। बहुत अच्छा किया है। ठीक, उसके बाद देखिए लाइनों की हानियों में कमी। जो लाइन जाते हैं ना उसको क्या करते हैं, उसको जो है हमेशा देख रेख करते रहते हैं, कहीं कटा पीटा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें नुकसान ये है, बात समझिएगा, जो तार अंडरग्राउंड होते हैं उसमें नुकसान सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर तार कट गया तो उसको पकड़ना कठिन होता है। तार अगर कट गया तो उसको पकड़ना कठिन होता है कि तार कटा कहाँ है, और जो ऊपर रहता हो तो पता चल जाता है कि कहाँ कटा है। तो ये सब सारे देखो, हर चीज का फायदा और नुकसान है, लेकिन देखा जाता है फायदा किससे ज्यादा है। ऐसा नहीं, आपको बताएं नवीकरणीय ऊर्जा, इसका आने वाले भविष्य में कितना नुकसान हो सकता है जो मैं अभी बता रहा हूं। ये जो सौर पैनल है ना, ये भाई इतने भयंकर ई वेस्ट होंगे कि जिसको डंप करना भारत के बस की बात नहीं। और भारत नहीं, इवन किसी विश्व में किसी के बस की बात नहीं। डंप करना मतलब समझ रहे क्या होता है, उसको रिसाइकिल करना। ये जो सौर पैनल सरकार अभी सपोर्ट कर रही है, लगाओ लगाओ लगाओ, आने वाले समय में इतना सौर पैनल हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, खराब होगा। और खराब होगा तो ये इतना भारी मात्रा में वेस्ट होगा कि जिसको डंप करना ही सरकार के लिए खतरा होगा। उसको डंप करने के लिए सरकार को इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे ना, कार का ऑफर देता है कंपनियां, क्यों देते हैं? उसके पीछे कारण होता है भाई, जितने की कार नहीं उससे ज्यादा उसका खर्च आ रहा है उसको रखने के लिए। पता चले 10 लाख की कार है और महीने मान लीजिए 1 साल में उसको 11 लाख रुपए खर्च आ जा रहा है उस कार को रखने के लिए, तो क्या करता है? स्वाभाविक सी बात, उसको कम करके क्या करता है? सेल कर देता है। तो वही है समस्याएं, हर चीज का नुकसान है, लेकिन तत्काल में देखा जाए तो फायदा है। तत्काल में फायदा है, नुकसान सिर्फ एक ही चीज से नहीं है, सिर्फ पढ़ने से। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आप जीवन में जितना पढ़ेंगे आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करेंगे। समझ में आ गए? कोई डाउट? ये सिल्वर करके होता है, फोटो वाला टाइप करके, नाम तो मैं एग्जैक्ट नहीं ख्याल कर पा रहा हूँ, लेकिन हम कल बता देंगे। एक फोटो वाला टाइप करके वो होता है, अर्धसेमी चालक होता है, अर्धसेमी चालक, ठीक है, और उसी से बनता है। ये क्वेश्चन आया है, आपने सही पूछा, ये क्वेश्चन किससे सुनाया है कि वो किससे बनता है? जर्मेनियम जानते हैं? जर्मेनियम, जर्मेनियम और कुछ और भी एलिमेंट होते हैं जिससे बनता है। ये अर्धसेमी कंडक्टर होता है। अर्धसेमी कंडक्टर मतलब पता है? अर्धचालक। उसमें क्या होता है? लाइट जो है मारने का डर नहीं होता है, लाइट मारने का डर नहीं होता। बात समझे? मिला जुला के ये आपका टॉपिक आज इतना खत्म हो गया, कल ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। इतनी एकदम और पढ़ने मूड में हो तो चैप्टर खत्म कर दे। बताइए हैं क्या कह रहे हैं? अभी टाइम लगेगा कम से कम, अब से 1 घंटा बैठिए तो चैप्टर खत्म होगा। तो समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए सौर ऊर्जा नीति आपको पढ़ाना है, ठीक, और उसके बाद गैर ऊर्जा स्रोत कौन से है, ये पवन बिजली और थर्मल एनर्जी, ये सब सारा पढ़ा है, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा किसी ना किसी दिन। हाँ टॉपिक बता दीजिए। और 500 रुपये तभी मिलेगा जब 500 रुपये तभी मिलेगा जब आपका 8 क्वेश्चन सही है।